जो मृदा, मिट्टी कितने प्रकार की होती है? तो मिट्टी कितने प्रकार की होती है? कुल मिलाकर के मिट्टी मुख्य रूप से भारत में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़। दूसरा काली मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी। तीसरा लाल एवं पीली मिट्टी। चौथा लेटेराइट मिट्टी। और पांचवा मरुस्थलीय मिट्टी। और छठा पर्वतीय मिट्टी। यानी कि कुल मिलाकर के ये जो जितने पड़े 1 2 3 4 5 6 ये मिट्टी के प्रकार हैं। अब हम लोग इस प्रकार को बारी बारी से पढ़ते हैं। इसमें ये जो दिख रहा है ये क्या है? ये जितना भी है ये जलोढ़ मिट्टी है। किस प्रकार की मिट्टी है ये? जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी कैसी होती है? थोड़ा भूरी टाइप की होती है और पीले रंग की होती है। भूरी टाइप की और पीले रंग की। तुमको दिख रहा नहीं ये क्या है? सोना के कलर का थोड़ा है। फिर यहाँ पे मिट्टी मैला कलर का है। फिर ये पीला कलर का है कि नहीं है? यानी कि इस प्रकार की मिट्टी जहां भी दिखेगी तुमको उस मिट्टी को क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी हमको कहाँ से प्राप्त होती है? नदी से प्राप्त होती है। और सबसे अधिक उपजाऊ, अगर तुमको पर क्या जवाब देंगे? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कहाँ से प्राप्त होती है? तो क्या जवाब देंगे? नदी से। अब है जलोढ़ मिट्टी के बारे में। तो जलोढ़ मिट्टी भारत में विस्तृत रूप से फैली हुई सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है। यानी कि जितने प्रकार की मिट्टी होती है उसमें से सबसे अधिक भागों में कौन सी मिट्टी फैली हुई है भारत में? जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है। और जलोढ़ मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है। यह मिट्टी नदियों के द्वारा लाया जाने वाला क्या सब? बालू, नदी के माध्यम से जो आता है बालू, सिल्ट, मृत्तिका से होता है। ये मिट्टी कहाँ से प्राप्त होती है? नदी के माध्यम से जो बालू, सिल्ट या मृत्तिका, जीव जंतु या पेड़ पौधे जो भी होते हैं उसके माध्यम से प्राप्त होता है। इसका रंग धुंधला से लेकर लालिमा भूरे रंग का होता है। भारत में यह मिट्टी लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैली हुई है। भारत में सबसे अधिक 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर यह मिट्टी फैली हुई है। जलोढ़ मिट्टी किस किस राज्यों में, तुमको परीक्षा में पूछेगा जलोढ़ मिट्टी किस किस राज्यों में पाई जाती है? तो क्या जवाब देंगे? राजस्थान, गुजरात, पूर्वी तटीय मैदान स्थित महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के तट पर बसे राज्यों से मिलती है। 2 नंबर के परीक्षा में 2 नंबर में ये भी पूछ सकता है जो जलोढ़ मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है और किन किन नदियों के आसपास में पाई जाती है। तो इस मिट्टी में मुख्य रूप से क्या सब उगता है? अगर हमको पूछेगा जलोढ़ मिट्टी में क्या सब उगता है तो क्या जवाब देंगे? गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन जैसी फसलों का उत्पादन होता है। उसके बाद उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ की दियारा भूमि कहते हैं। यह मक्का की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अब हम लोग पढ़ने जाएंगे, यहां तक तो पढ़ चुके थे कल। अब इससे आगे क्या पढ़ेंगे? पार्ट 2 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं काली मिट्टी। ये हमारा सेशन पार्ट 2 है, यानी कि प्राकृतिक संसाधन का ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम लोग काली मिट्टी पढ़ने जा रहे हैं। तो काली मिट्टी जो होती है ना वो कड़क होती है। काली मिट्टी किस टाइप की होती है? कड़क मिट्टी होती है। जिस कारण से काली मिट्टी जहां भी रहेगी वो क्या होती है? फटती है। क्या होती है? फटती है। तुम देखे होगे जिस भाग में भी, खास करके घर में, घर जो नीपते हैं तो कौन से मिट्टी का प्रयोग करते हैं आप लोग? चिकनी मिट्टी का प्रयोग करते हैं ना, कहते हैं ना चिकनी मिट्टी। तो चिकनी मिट्टी को देखते हुए तुम लोग क्या करते हो? कोई भी चीज बनाते हैं उससे तो वो क्या होता है? सूखने के बाद फटती है। जैसे ये दिख रहा है ना फटा हुआ मिट्टी, कि नहीं दिख रहा है? तो ये इसी ढंग से वो चिकनी मिट्टी भी क्या होती है? फट जाती है। वो क्यों फट जाती है? क्योंकि वो मिट्टी किस प्रकार की होती है? कड़क मिट्टी होने के कारण वो मिट्टी फटती है। और फटने के कारण क्या, तुम देखते होगे हम लोग बाल धोते हैं,
धोते हैं ना, तो किससे धोते हैं आजकल? शैम्पू कंडीशनर से। तुम लोग अपने बाबा और दादी से या उनसे भी पुराने लोग अगर घर में होंगे तो उनसे जब पूछोगे जब बाबा किस चीज से पहले देह और साफ करते तो क्या बोलेंगे वो लोग? कूस। कूस होता है ना, वो कूस और चिकनी मिट्टी से शरीर को साफ किया जाता था। तो यानी कि अगर बाल हमारा क्या है, गंदा है, तो अगर हम चिकनी मिट्टी लगा लेंगे तो हमारा बाल क्या होगा? साफ हो जाएगा। जितना भी गंदगी रहेगा आसानी से अभी ना देखते हैं हम लोग साबुन शैम्पू लगाते हैं, मिट्टी ले एक ही लग गए कहते हैं ना। पहले के समय में क्या होता था, वही मिट्टी लोग क्या करते थे, पूरे बाल में एकदम गर्दा बना करके और भिंगा करके बाल में लगा करके आधा आधा घंटा रखते थे। क्या करते थे? आधा आधा घंटा रखते थे, और रखने के दरमियान क्या होता था, उनका बाल में जितना भी रुस्सी होता था झड़ जाता था। लेकिन आज के समय में जिस बाल को खोजो, अगर तेल नहीं लगा ऐसे झाड़ेंगे तो पूरा रुस्सी भरा पड़ा मिलता है कि नहीं मिलता है। तो पहले ये इसी मिट्टी का, काली मिट्टी का उपयोग हम लोग किसके लिए करते थे? बाल धोने के लिए भी करते थे। उसके बाद काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुड़ मृदा। तुमको परीक्षा में पूछ देगा काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुड़ मृदा। ठीक। इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? काला होता है। नाम ही है काली मिट्टी, तो काला होता है। इस मिट्टी का रंग क्या होता है? काला। जो इसमें उपस्थित एल्युमिनियम एवं लोहा यौगिक के कारण है। इसमें क्या है? एल्युमिनियम एवं लोहा के यौगिक के कारण है। काली तो है लेकिन काम क्या करता है? गोरी वाला। सुने है ना कि नहीं सुने? तो ये काला जरूर है लेकिन काम कैसा करता है? काम ये इस ढंग का करता है जिससे क्या होता है, हमारे शरीर की साफ सफाई होती है। इसमें क्या पाया जाता है? एल्युमिनियम एवं लोहा यौगिक। काली मिट्टी में क्या पाया जाता है? एल्युमिनियम एवं लोहा यौगिक। यह कपास की खेती के लिए, यानी कपास होता है ना, कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। काली कपास मृदा कहते हैं, जिस कारण इसे क्या कहते हैं? काली कपास मृदा के नाम से भी जानते हैं। भारत में यह मिट्टी लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि फैली हुई है। इससे पहले पढ़े थे जलोढ़ मृदा, वो भी 6.4 करोड़ हेक्टेयर में फैली हुई थी, और ये काली मिट्टी भी 6.4 करोड़ हेक्टेयर पर। ये काली मिट्टी जो होती है वो एक ही जगह पे नहीं पाया जाता है। अपने गांव में भी या अपने छत में भी कहीं कहीं पे काली मिट्टी पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है, जिसका रंग काला होता है, और उस छत के फसल को देखोगे तो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है। तो काली मिट्टी 6.4 करोड़ हेक्टेयर में फैली हुई है। काली मिट्टी मुख्य रूप से दक्कन के लावा प्रदेश, दक्कन का जो लावा प्रदेश है उस प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत रूप से फैली हुई है। इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, यानी कि इस मिट्टी के अंदर में इतनी क्षमता होती है जो वो नमी को एब्जॉर्ब इतना करके रखती है, जो फटने के बाद भी वो उसमें फसल उगती है। इस मिट्टी में कौन कौन सा फसल उगाया जाता है? तो गन्ना, क्या जवाब देंगे? गन्ना, प्याज, गेहूं, फल, यानी कि फल के खेती के लिए अनुकूल मानी जाती है। तुमको परीक्षा में पूछ देगा जो काली मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, क्या जवाब देंगे? काली मिट्टी में गन्ना, प्याज, गेहूं एवं फल। इन सभी फसलों का उत्पादन कहाँ होती है? काली मिट्टी में भी की जाती है। तीसरा भाग है ना, इससे पहले क्या पढ़े? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, और तीसरा क्या है? लाल एवं पीली मिट्टी। लाल एवं पीली मिट्टी। तो ये लाल एवं पीली मिट्टी का अगर परीक्षा में पूछ देगा हमको, जो लाल एवं पीली मिट्टी किस कलर की होती है, यानी किस प्रकार के कलर की होती है या किस रंग की होती है, तो क्या जवाब देंगे? लाल एवं पीली मिट्टी का रंग लाल एवं पीली होती है, क्योंकि नाम है लाल एवं पीली, तो कलर कैसा होगा? लाल एवं पीली होगा। तो लाल एवं पीली मिट्टी का रंग, लाल एवं पीली मिट्टी का रंग कैसा होता है? क्या जवाब देंगे? लाल एवं पीली मिट्टी का रंग लाल एवं पीली होती है। और देखिए लाल एवं पीली मिट्टी में भी फसल उगाए जाते हैं।
ऐसे बात नहीं कि लाल एवं पीली मिट्टी है तो इसमें फसल नहीं उगाया जाएगा। धान भी होता है, गेहूं भी होता है, हर एक प्रकार की फसलें होती है। तो आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या, लाल एवं पीली मिट्टी, इस प्रकार की मिट्टी का विकास प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी, पूर्वी एवं प्रायद्वीप का जो पठार है उसमें पूर्व और पूर्व एवं दक्षिण, पूर्व एवं दक्षिण का जो हिस्सा है उस हिस्से में खेदरा आग्नेय चट्टानों के द्वारा सामान्यतः 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। यानी कि ये लाल एवं पीली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी भाग में। दक्षिणी भाग, इसमें भी कौन से क्षेत्र में? जिस क्षेत्र में 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? परीक्षा में पूछ देगा। जो 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? क्या जवाब देंगे? लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि इसमें लोहांश की मात्रा होती है। लाल एवं पीली मिट्टी में भी लोहांश मतलब लोहे की मात्रा। अब इतना मात्रा नहीं रहता है एक जगह पे जो तुमको मुट्ठी में लोगे मिट्टी तो तुमको लोहा पता चल जाएगा, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में लोहांश की मात्रा भी रहती है। आगे है इसका विस्तार। अब इसका विस्तार यानी कि तुमको पूछ देगा जो लाल एवं पीली मिट्टी का भारत में कितना विस्तार है, तो क्या जवाब देंगे? 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि में कौन सी मिट्टी फैली हुई है? लाल एवं पीली मिट्टी फैली हुई है। लाल एवं पीली मिट्टी मुख्य रूप से तमिलनाडु। अब तुमको पूछेगा जो लाल एवं पीली मिट्टी मुख्य रूप से किन किन राज्यों में पाई जाती है, तो क्या जवाब देंगे? लाल एवं पीली मिट्टी जो होती है वो कौन कौन से राज्यों में पाई जाती है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, उड़ीसा, दक्षिण एवं पूर्वी महाराष्ट्र, यानी दक्षिण और पूर्व का जो महाराष्ट्र का भाग है उसमें, और छोटा नागपुर के पठार एवं मेघालय पठार क्षेत्रों में विस्तृत रूप से लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। जैव पदार्थों के कमी के कारण, जैव यानी क्या होता है? सजीव की निर्जीव? सजीव, यानी कि जैव पदार्थ के कमी यानी सजीव वस्तु की, सजीव पदार्थ की कमी के कारण यह मिट्टी जलोढ़ एवं काली मिट्टी की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। यानी कि जलोढ़ और काली मिट्टी में जितना फसल उगेगा इस मिट्टी में उतना फसल नहीं उगती है। क्यों नहीं उगती है? क्योंकि इसमें जो है जैव पदार्थ यानी कि सजीव पदार्थ की मात्रा में बहुत अधिक कमी है, जिस कारण से यहाँ की भूमि जो है वो जलोढ़ और काली मिट्टी की अपेक्षा कम उपजाऊ है। इस मिट्टी में उर्वरा एवं सिंचाई की व्यवस्था कर चावल, ज्वार, बाजरा, मूंगफली एवं तंबाकू एवं फलों का उत्पादन किया जाता है। चावल, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, तंबाकू और फलों का उत्पादन लाल एवं पीली मिट्टी में भी किया जाता है, लेकिन किस ढंग से? सिंचाई की व्यवस्था करके। ऐसा नहीं है कि भगवान के भरोसे जैसे जलोढ़ मिट्टी है या काली मिट्टी है तो उसमें अगर बो दिए तो वर्षा होगा ही इस क्षेत्र में, लेकिन उस क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था करके ये सभी फसलों का उत्पादन किया जाता है। आगे है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी, तो लेटेराइट मिट्टी जो होती है वो किस रंग की होती है? लाल रंग की होती है। देखो लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुई है। बताओ लेटेराइट मिट्टी में लेटेराइट शब्द जो है वो लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो क्या जवाब देंगे हम उसको? जो लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है, ग्रीक भाषा में लेटर का अर्थ होता है ईट। लेटर का अर्थ क्या होता है? ईट। तो उत्पत्ति कहां से हुई है लेटेराइट की? ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से, जिसका अर्थ क्या होता है? ईट होता है। अब सवाल आता है जो लेटेराइट मिट्टी भारत के कितने भागों में फैली हुई है? तो 1.1
3 करोड़ हेक्टेयर, 1.3 करोड़ हेक्टेयर भाग में कौन सी मिट्टी फैली हुई है? लेटेराइट मिट्टी फैली हुई है। उसके बाद आता है इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा 9 के बराबर होती है, यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाल बोलते हैं ना, तो हाल यानी ह्यूमस की मात्रा क्या होती है? 9 के बराबर होती है। इसमें अब तुमको पूछ देगा लेटेराइट मिट्टी में कौन सी फसलें उगाई जाती है, तो क्या जवाब देंगे? चाय, कॉफी, काजू की खेती होती है। कौन कौन सी खेती होती है? लेटेराइट मिट्टी में कौन कौन सी खेती होती है? चाय, कॉफी, काजू, इन तीनों चीजों की खेती होती है। अब देखो चाय की खेती क्यों होती है? क्योंकि चाय के फसल को उगाने के लिए पानी की बहुत कम जरूरी होती है, नमी कम चाहिए। काजू को उगाने के लिए नमी कम चाहिए। और उसके बाद है कॉफी, कॉफी को भी उगाने के लिए नमी कम चाहिए। अब तू कहेगा जो नमी कम चाहिए तो सर अपने घर में उगा लेंगे ना। ऐसा नहीं होता है, प्रकृति का मौसम उस ढंग का होना चाहिए। अपने यहाँ पे हम काजू या किशमिश या चाय की खेती करेंगे, होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस ढंग का प्राकृतिक मौसम हम लोगों के यहाँ नहीं है, इसलिए ये संभव नहीं है। उसके बाद इसका विस्तार, यानी कि लेटेराइट मिट्टी का विस्तार किन किन राज्यों में है? किन किन राज्यों में है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम। लेटेराइट मिट्टी का विस्तार किन किन राज्यों में है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के राज्यों में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेटेराइट मिट्टी के बाद कौन सी मिट्टी आती है? 5वां है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थल कहने से ही पता चलता है कि बालुई मिट्टी होगी, मरुस्थलीय मिट्टी। तो मरुस्थलीय मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? अल्प वर्षा वाले क्षेत्रों में, यानी कि जहां पे अल्प यानी कम वर्षा, यानी कि जिस क्षेत्रों में कम वर्षा होती है उस क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। अल्प वर्षा वाले क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद यह ह्यूमस रहित बालुई मिट्टी होती है। ह्यूमस रहित यानी कि नमी रहते हुए ये बालू होती है, ऐसा नहीं कि इसमें नमी नहीं रहती, नमी रहती है। उसके बाद इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? ये जो बालुई मिट्टी है उसका रंग कैसा होता है? लाल और या हल्का भूरा, लाल या हल्का भूरा रंग की मिट्टी ये होती है। उसका सिंचाई एवं उर्वरता की व्यवस्था करके इस मिट्टी में भी, यानी कि मरुस्थलीय मिट्टी में भी अगर हम फसल उगाएंगे तो फसल उगाने से पहले हमको सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और सिंचाई की व्यवस्था करके हम इसमें कौन कौन सी फसल उगा सकते हैं? चावल, गेहूं, कपास। चावल, गेहूं एवं कपास की फसलें किस मिट्टी में उगा सकते हैं? मरुस्थलीय मिट्टी में। लेकिन उसको उपजाने से पहले हमको सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि वो क्षेत्र है बालुई क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र रहने के कारण वहां पे नमी की मात्रा कम होती है। उसके बाद इसका विस्तार किन किन राज्यों में? मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार किन किन राज्यों में है? राजस्थान, पश्चिमी हरियाणा एवं दक्षिण पंजाब में। आगे है आपका छठा मिट्टी का सबसे लास्ट प्रकार क्या है? पर्वतीय मृदा। पर्वत कहने से क्या पता चल रहा है? पहाड़ी क्षेत्र होगा ना। तो पर्वतीय मृदा यानी पहाड़ी मिट्टी। इस प्रकार की मृदा केवल पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। पर्वतीय मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है? पर्वत एवं पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। प्रायः यह मिट्टी अम्लीय एवं ह्यूमस रहित होती है। लेकिन नदी के आसपास एवं जलोढ़ पंखों में यह मिट्टी उपजाऊ होती है। यानी पथरीली तो होती है, लेकिन उसके आसपास से जो नदी गुजरी रहती है उस क्षेत्रों की मिट्टी क्या होती है? उपजाऊ होती है। यहाँ ढलानों पर फलों के बागान, यहाँ पे ढलान होता है। अब पहाड़ है, ये मान के चलो पहाड़ है तो ढलान है ना, रहेगा ना ढलान।
तो यहाँ पर क्या किया जाता है, ढलानों पर फलों के बागान एवं नदी घाटी में चावल एवं आलू उत्पादन होता है। ये जो ढलान वाला भाग है, ये ढलान वाला भाग, इस भाग पे क्या किया जाता है, फल का बागवान तैयार किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो पेड़ की तरह रहेगा, वो यहाँ भी रहेगा तो भी, यहाँ रहेगा तो भी, यहाँ रहेगा तो भी। लेकिन अब यहाँ आया तो जरूरत नहीं एक की तरह होगा, यहाँ से फिर प्लेन भाग होगा होगा फिर ऐसा होगा, फिर थोड़ा दूर प्लेन होगा, फिर ऐसा होगा ना। तो जो भाग इस तरह का ढलान वाला भाग है, जो ये तुमको ढलान वाला भाग दिख रहा है, दिख रहा है ना, और ये जो आपको प्लेन भाग दिख रहा है, यानी समतल भागों पे क्या किया जाता है, चावल एवं आलू, चावल एवं आलू का उत्पादन किया जाता है। और ये जो ढलान वाला भाग है, इस ढलान वाले भाग पे क्या किया जाता है, पेड़ पौधे लगाया जाता है। कौन सा पेड़, कौन सा पेड़, किस प्रकार का पेड़, फलदार पेड़, यानी कि जिससे फल हमको प्राप्त हो सके। इसीलिए ना सुनते हैं ना, जम्मू कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है, कहा जाता है ना, क्यों? क्योंकि सेब कहाँ से मिलेगा, जम्मू कश्मीर से। ये सब कुछ जितने भी फल देख रहे हैं हम लोग, ये सभी फल कहाँ से आती है, जम्मू कश्मीर से ही आती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ी क्षेत्र रहने के कारण वहां पे किस प्रकार की खेती होती है, फल का ही। अंगूर कहाँ से मिलेगा, जम्मू कश्मीर से। चाय पत्ती कहाँ मिलेगा, जम्मू कश्मीर, असम, ये सभी क्षेत्र क्या है, चाय का बागान कहाँ सबसे ज्यादा है, चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होती है, आसाम में। क्या है, आसाम में। तो कुल मिलाकर के मुझे यही सीखना है, क्या, जो पर्वत का यानी पहाड़ का जो ढलकान वाला क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में क्या लगाया जाता है, फलदार पेड़ लगाया जाता है, वहां पे फलों की खेती की जाती है। और जो पहाड़ से ऊपर नीचे वाला भाग में समतल भाग होता है, उसमें क्या लगाया जाता है, चावल एवं आलू का खेती की जाती है। ये किस प्रकार की मिट्टी में की जाती है, तुमको परीक्षा में अगर पूछ दे या हमें पूछ दे फिर से, जो बताओ कौन सी मिट्टी में चावल एवं आलू के साथ साथ फल का भी उत्पादन किया जाता है, तो क्या जवाब दोगे, पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी जो होती है उसमें इस प्रकार की खेती होती है। समझ गए? आगे है कुछ महत्वपूर्ण बातें, जो इतना हम अभी पढ़े ना हम लोग, उसमें कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। तो भारत में कुल भूमि का मात्र, यानी भारत में जो इतना भी है ना, भारत का ये कुल भूमि का मात्र 54% भूमि क्या है, कृषि योग्य है। भारत में जितना भी भूमि है रहने लायक, उसमें से मात्र 54% भागों में क्या होती है, खेती होती है। उसके बाद पंजाब एवं हरियाणा में कुल भूमि का लगभग 80%, हम कहते हैं ना पंजाब और हरियाणा में सबसे अधिक खेती होती है, वहां के लोग बहुत धनी मनी है। क्यों? क्योंकि पंजाब और हरियाणा के लोग जो है, हम लोगों की तरह नहीं बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना करके रहने का शौकीन है। वो लोग क्या करते हैं, ज्यादातर भागों को किस में उपयोग करते हैं, कृषि के लिए, यानी कि खेती करने के लिए। तो पंजाब एवं हरियाणा के में कुल भूमि का लगभग 80% भाग पर क्या होती है, खेती होती है। जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से अधिक क्षेत्र में खेती होती है। अब देखो तुमको पूछ देगा, जो 80% से भी अधिक भागों में किस राज्यों में खेती होती है, तो क्या जवाब देंगे, पंजाब एवं हरियाणा। और अगर पूछ दे जो 10% से भी कम भागों में, 10% से भी भारत के में किन राज्यों में 10% से भी कम खेती होती है, तो क्या जवाब देंगे, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो भाग है, इस भाग में मात्र 10% से भी कम भाग में खेती होती है, मतलब ना के बराबर समझो। उसका बाद पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए कम से कम कुल क्षेत्र का 33% भूभाग पर वन का विस्तार होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं, हम भारतवासी चाहते हैं जो हमारा पर्यावरण हम लोग सुरक्षित रहें, तो हमारा जो कुल भाग है ना,
कुल भाग का 33%। कुल भाग का कितना? 33% भाग में क्या रहना चाहिए? वन रहना चाहिए, यानी पेड़ पौधा जंगल झाड़ी रहना चाहिए, होना अति आवश्यक है। लेकिन वन का विस्तार बढ़ाने के लिए 1952 में राष्ट्रीय वन नीति भी बनाया गया। अब इसको विस्तार करने के लिए 1952 में क्या बनाया गया? राष्ट्रीय वन नीति। ये राष्ट्रीय वन नीति भी बनाया गया, लेकिन आज भी मात्र 20% भूभाग पर ही वन का विस्तार है। यानी 1952 में, यानी कि कुल मिलाकर के 50 और ये 25 है ना, 75 में से 2 साल कम कर दो, 73 साल बीत जाने के बाद भी मात्र 20%, कितना? 20% भाग में क्या है? वन का विस्तार हुआ है। तब जा तो 73 साल बीतने के बाद भी आज भी भारत में मात्र कितना प्रतिशत होना चाहिए था? कितना? 33% भाग में वन लगना चाहिए था, लेकिन लगा कितने में है? 20% भाग में ही वन लगा है। अब है मृदा अपरदन, ये हम लोग अगले सेशन में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।